हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा ये जो चैनल है मुख्य रूप से कक्षा 10 के लिए है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है कक्षा 8 के बच्चों के हित को देखते हुए हमने कक्षा 8 के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी इसमें डालना शुरू किया है। कई वीडियो इससे रिलेटेड डाले जा चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे आज के विषय पर चर्चा। परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। देखिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों में आपके रिक्त स्थान है। आपके जो परीक्षा होती है उसमें कुछ प्रश्न आपके रिक्त स्थान से संबंधित आते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा जो पहला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए, जिसमें दो रिक्त स्थान हैं, इन दोनों रिक्त स्थानों में आपको दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखने हैं। तो दो जीवाश्म ईंधन में पहला है आपका पेट्रोलियम और दूसरा है आपका कोयला। तो पहले खाली स्थान में आप भरेंगे पेट्रोलियम और दूसरे खाली स्थान में आप भरेंगे कोयला। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। देखिए, वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो है सीएनजी। सीएनजी जिसका पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग जब हम वाहनों में करते हैं, देखिए पेट्रोल और डीजल, जब इसका उपयोग हम वाहनों में करते हैं तो उससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलती है। लेकिन अगर उसकी जगह हम वाहनों को चलाने के लिए अगर हम सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं तो उससे बहुत ही कम धुआं निकलती है, धुआं बिल्कुल नहीं निकलती है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो है सीएनजी। तो यहाँ हम भरेंगे सीएनजी। देखिए, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो नीचे वीडियो में जो हैं लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो पूरा वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी बच्चे को लिखने में कोई परेशानी है तो वहाँ से देख करके भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ आप इनको समझते जाएं। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। देखिए, जो घरों में हमारे काम आने वाला जो द्रव ईंधन है वो हमारा एलपीजी है। जिस गैस सिलेंडर का हम यूज़ करते हैं उस सिलेंडर में जो ईंधन होता है उसे हम एलपीजी कहते हैं। वो एक द्रव ईंधन है। अब आप बोलेंगे वो तो गैस है, वो द्रव कैसे है? तो देखिए, इसमें जो गैस भरी होती है हमारे, इसमें द्रव के रूप में भरी होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वो जो है प्रेशर से निकलती है, तो वहाँ से जो है वो एक गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, यहाँ आपको जानना वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन घरों में काम आने वाला जो द्रव ईंधन है वो हमारा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में बोलेंगे उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में बोलेंगे उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस, और शॉर्ट में लिख सकते हैं उसे एलपीजी। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न की, चौथे रिक्त स्थान की। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। देखिए, जब भी कोई ईंधन है, लकड़ी है, और जब वो अपूर्ण रूप से जलती है मतलब पूरी नहीं जलती है तो उसमें जो विषैली गैस बनती है वो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ईंधन का, देखिए, दो तरीके से होता है। जब ईंधन का पूर्ण दहन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन अगर ईंधन का अपूर्ण दहन होता है अर्थात ऑक्सीजन उसे कम मिल पाती है और उस स्थिति में अगर उसका दहन होता है तो वहाँ जो विषैली गैस बनेगी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO बनेगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में जो जातियां पाई जाती हैं, जो जीव पाए जाते हैं, उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि वो विशेष क्षेत्र में मिलती हैं, किसी छोटे क्षेत्र में मिलती हैं, तो उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक प्रजाति जो है
वो किसी एक ही जगह पे पाई जा सकती है, दूसरी जगह पे वो नहीं मिलती है। तो उसे, जैसे कि एशियाई शेर हैं, तो ये गुजरात के जो गिर जंगल हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो वो जो एशियाई शेर हो गए वो वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हो गई। इसी प्रकार से जो है हमारे जो ये जंगली सूअर हैं, ये ज़्यादातर जो है जमवा रामगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनकी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हो गई जमवा रामगढ़ अभयारण्य। इसी प्रकार से जो हरियल तोता है, वो हरियल तोता जो है ये सरिस्का अभयारण्य में पाया जाता है। तो सरिस्का अभयारण्य के लिए विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हो गया हरियल तोता। तो किसी क्षेत्र विशेष में जो पाई जाने वाली स्पीसीज होती है उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। इसका उत्तर नीचे देख सकते हैं आप, आसानी से आपको मिल जाएगा किस प्रकार से उसको लिखना है। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न, छठे प्रश्न की। हाइड्रा में द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए हाइड्रा जो है एक हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव होता है, और हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य होता है कि आपने जो अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी होंगी, अलैंगिक जनन की विधियां विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन और मुकुलन इस तरीके से होती हैं। तो उस मुकुलन विधि में भी आपने पढ़ा है कि जो हाइड्रा और ईस्ट जो कोशिका होती है, ईस्ट में भी होता है, सॉरी हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है मुकुलन द्वारा जनन। इसमें इसके पास से एक छोटा सा बर्ड निकल आता है, एक छोटा सा मुकुल निकल आता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं बच्चों की उंगली के पास में एक छोटी सी उंगली और निकल जाती है। तो अब वो मुकुल अलग हो जाता है, नया जीव नया हाइड्रा बन जाता है। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान में भरना है मुकुलन। आइए चर्चा करते हैं सातवें प्रश्न की। अंडे देने वाले जंतु कहलाते हैं। तो देखिए अंडे देने वाला जो जंतु होता है उन्हें हम अंडज कहते हैं। मतलब जो भी जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। जैसे मुर्गी, कौवा, चिड़िया, ये सभी अंडज है क्योंकि सभी अंडे देते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में भरना है आपको अंडज। अगला प्रश्न, बच्चे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो बच्चे देने वाले जंतुओं को हम जरायुज कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मानव, मानव भी जरायुज है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आपको भरना है जरायुज। आइए चर्चा करते हैं अपने 9वें प्रश्न की। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को पड़ता है। सभी जानते हैं कि कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा आपके खींचना। आइए चर्चा करते हैं 10वें प्रश्न की। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है। देखिए एक वस्तु तो है आवेशित, दूसरी वस्तु है अनावेशित, उस पर कोई आवेश नहीं है। जब इन दोनों को हम पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को जो है आकर्षित करेगी, मतलब एक दूसरे को खींचेगी। वही बात है जैसे चुंबक है, चुंबक के अगर दोनों ध्रुव एन और एस को अगर पास पास में लाएं तो खट से चिपक जाएंगे। तो वही बात यहाँ होती है, एक वस्तु आवेशित है दूसरी अनावेशित है, जब इनको पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे के पास आ जाएगी, एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आपको भरना है आकर्षित। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि नीचे इनके उत्तर आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले में आपको भरना था पेट्रोल और केरोसिन, दूसरे में आपको भरना है सीएनजी जिसका पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तीसरे में द्रव ईंधन था, द्रव ईंधन जो हमारे सिलेंडर गैस सिलेंडरों में भरा रहता है, एलपीजी। चौथे में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भरना है जो कि अपूर्ण दहन से बनती है। लकड़ी जब अधूरी जलती है ना वायु की अनुपस्थिति में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। देखिए बच्चों ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, अमूमन अखबारों में भी ये बात आती है कि रात को सिगड़ी जलाई और सुबह जो है वो व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब सिगड़ी जलाते हैं तो वहाँ पर ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, और अपूर्ण दहन होता है तो वहाँ पर यही गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे आदमी के अंदर जाती है, व्यक्ति के शरीर में चली जाती है, और ऑक्सीजन जो जाना चाहिए था उसकी पूर्ति को ये बाधित कर देती है। मतलब ऑक्सीजन को नहीं जाने देती है या ऑक्सीजन को कम जाने देती है, क्योंकि इसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड की पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है।
खून को ये ज़्यादा जल्दी पकड़ती है ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो खून में ये जल्दी जाएगी, ऑक्सीजन को जाने नहीं देगी। तो उस स्थिति में शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और इस स्थिति में व्यक्ति का जो है धीरे धीरे दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे पता ही नहीं चल पाता है, एक तरीके से साइलेंट मौत उसकी हो जाती है। पांचवें प्रश्न का उत्तर था विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, जो उसी क्षेत्र में पाई जाती है, अन्यत्र नहीं पाई जाती है, या पाई भी जाती है तो बहुत कम पाई जाती है, उस विशेष क्षेत्र में वो ज़्यादा पाई जाती है। तो किसी विशेष क्षेत्र में जो ज़्यादा पाई जाएगी उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। छठा हाइड्रा वाला प्रश्न था कि हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो कौन सी है, तो वो मुकुलन है। सातवां प्रश्न अंडे देने वाले जंतु अंडज। आठवां प्रश्न बच्चे देने वाले जंतुओं को हम जरायुज कहते हैं, तो आठवें में जरायुज आएगा। नवे प्रश्न में कि कुएं से जब बाल्टी खींचते हैं तो हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तो नवे खालिस्तान का उत्तर था खींचना। और 10वें प्रश्न में जो है आवेशित और अनावेशित जो आवेश हैं वो एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। तो यहाँ पर आपको 10वें प्रश्न में बढ़ना था आकर्षित। अब हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कम से कम आपके 1-2 प्रश्न इसमें से जरूर आ सकते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से याद करें। पहला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? देखिए, ये 2 धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम। अगर इनको हम खुला रख दें, बाहर खुला रख दें, तो बाहर की जो भी नमी होगी, जो भी ओस भी होगी ना, अगर वो भी इसके टच कर लेगी तो ये तुरंत आग पकड़ लेंगे। अगर इनको पानी मिल गया तो आग पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर बाहर इनको थोड़ी सी नमी मिल गई ना, थोड़ा सा हल्का सा पानी भी मिल गया, ओस भी मिल गई, तब भी ये आग पकड़ लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। मिट्टी के तेल में डुबो कर रखने से इससे ये फायदा होता है कि मिट्टी का तेल जो होता है वो पानी को या नमी को अंदर नहीं जाने देता है, और जब सोडियम और पोटेशियम को नमी नहीं मिलेगी, नमी उससे टच नहीं करेगी, तो उसमें आग नहीं लगेगी। तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसीलिए रखा जाता है। तो इसका उत्तर है, वापस मैं इसका उत्तर रिपीट कर देता हूँ, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं। ये नमी से क्रिया कर जलने लगती हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, ताकि इन्हें नमी, अर्थात नमी मतलब पानी, ओस नहीं मिले। पानी भी मिल जाएगा, ओस एक ही बात है, तो इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलो चर्चा करते हैं अपने आज के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास में। एक तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक तो अम्ल है, और दूसरा कॉपर प्लेट। कॉपर क्या है, धातु। देखिए, आप जानते हैं कॉपर मतलब तांबा, तांबा क्या है, धातु, और सल्फ्यूरिक क्या है, अम्ल। तो जब भी कोई भी धातु, कॉपर हो चाहे लोहा, कॉपर की जगह चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, कोई भी धातु, चाहे जिंक हो, कोई भी धातु हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कॉपर ही हो, यहाँ पे कॉपर की जगह कोई भी धातु हो सकती है। अगर वो किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करेगी, अब अम्ल में भी कोई जरूरी नहीं कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही हो, कोई भी अम्ल हो, जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये ध्यान रखिए, जहाँ यहाँ पे नीचे इसका सूत्र भी दिया हुआ है, कॉपर का सूत्र होता है Cu, और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। और जब ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे, मिलेंगे, तो एक तो CuSO4 बन जाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर अगर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, चट चट की आवाज के साथ वो जलेगी। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। लोहे की कील। अब यहाँ पर लोहे की कील है, लोहा भी धातु है, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। अब यहाँ पर अम्ल नहीं है, यहाँ अब हमने दूसरा पदार्थ क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा जिसको बोलते हैं। देखिए, जो कॉपर सल्फेट होता है ना, नीला थोथा जिसको बोलते हैं, नीले रंग का विलयन होता है ये,
और इसका उपयोग भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका उपयोग करते हैं हम, हमारी जो किताब होती है ना, इसके जो पीछे का जो भाग होता है, जहाँ पर कि ज़्यादातर वहाँ कीटाणु और जीवाणु लग जाते हैं, किताबों को नष्ट कर देते हैं, तो गोंद में मिला करके उसको चिपकाते हैं ना किताब को, वहाँ लगाते हैं इसको, ताकि कोई कीटाणु और जीवाणु उसमें नहीं लगे और हमारी किताब सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर देखिए, लोहे की कील हो गई, कॉपर सल्फेट हो गया, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा, और ये इसका सूत्र दे दिया हमने। यहाँ पर लोहे का सूत्र होता है Fe, और कॉपर और सल्फेट CuSO4। तो ये जो Fe है, ये इस Cu को हटा देगा और खुद इसकी जगह चिपक जाएगा। तो हमारा जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, CuSO4 की जगह FeSO4 और कॉपर बन जाएगा। तो लोहा जो होता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, तथा फेरस सल्फेट बनता है। यहाँ पर हमारे जो हैं 10, इस वीडियो में मैंने आपको 10 तो रिक्त स्थान समझाए हैं, और 3 अति लघुत्तरात्मक और इनको लघुत्तरात्मक प्रश्न भी मान सकते हैं, ये समझाएं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका आप अच्छे से अभ्यास करें, लिख लिख करके अभ्यास करें, चिंतन करें, मनन करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।